हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर आप सभी का अपना YouTube चैनल जीएस वाटिका में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। तो एक बार मैं फिर आज आप लोग के समझ एक अलग बिंदु पर, एक अलग पॉइंट पर और भारत की जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो लेकर आप लोग के सामने आया है। वो जो पॉइंट है राष्ट्रपति। आज हम लोग इस वीडियो के तहत संघ 5 यानी कि भाग 5 के संघ में जो पहला पॉइंट है वो राष्ट्रपति, उनसे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। उसके बाद हम लोग इसके बाद उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे और उसके बाद जितने भी संघ में यानी हमारे भाग 5 में जितने भी उल्लेखित किए गए हैं उन सारे लोगों को पढ़ेंगे हम लोग। तो आज आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और जितने भी अनुच्छेद को हम लिखवाएंगे सारे अनुच्छेद को आप अपने दिमाग में डालेंगे, क्योंकि सभी अनुच्छेद जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं और ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोग को एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसके तहत अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक एक लाइन में आप याद कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगेगा। तो लाइक जरूर करेंगे और अधिक से अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का जो पहला व्यक्ति होता है, वो क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। वो क्वेश्चन पूछता है कि हमारे देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन ये राष्ट्रपति का पद है कहां? तो नोट करिएगा, हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की व्याख्या किया गया। उसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि उनके पद की व्याख्या जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत किया गया। आप लोग इसको नोट करिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि अनुच्छेद 53 क्या कहता है। अनुच्छेद 53 में जो है उनकी कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया। कार्य एवं शक्ति का उल्लेख। अब हम देखते हैं कि कार्य एवं शक्ति क्या उल्लेख क्या है। तो अब हम ये जो वीडियो है आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में, ये जो इसके बाद हम उनकी जितनी भी विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, जितनी भी शक्तियां उनके बारे में एक वीडियो बनाएंगे और आप लोग उस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो ये हम लोग बात करते हैं कि कार्य एवं शक्तियां। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो देश है उसमें दो तरह के, एक तो होते हैं संघ और दूसरे होते हैं राज्य। एक संघ होता है और एक राज्य होता है। तो ये जो संघ है, संघ में जितनी भी कार्यपालिकाएं होती है, जितने भी काम होते हैं उन सबका प्रधान राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास उतनी शक्तियां नहीं होती है। राष्ट्रपति जो है उनके पास तो शक्तियां होती हैं लेकिन उतने काम को नहीं कर सकते हैं। वो अपना काम को पूरा करवाने के लिए एक माध्यम बनाते हैं जिससे मंत्रिमंडल के थ्रू जो है अपने काम को कराते हैं। और आपको पता होगा कि मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। लेकिन संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो प्रधानमंत्री में होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछते हैं और दोनों ही बहुत भर्मिंग है। एक संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में, लेकिन संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति की बात करेंगे तो वो जो होता है प्रधानमंत्री में होता है, ठीक है। और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 में किया गया है। आप लोग देख लीजिए। अगली बात पर आते हैं 54। अनुच्छेद 54 में क्या कहता है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, अनुच्छेद 54 जो बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ उल्लेख किए गए। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप करने का मतलब ये होता है कि हम विधायक और सांसद को चुनकर भेजते हैं और विधायक सांसद जाकर जो है राष्ट्रपति की चुनाव करते हैं। यानी कि हमारे द्वारा विधायक को चुने गए और विधायक सांसद जाकर क्या किए? राष्ट्रपति को चुने। यानी कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ, वो जनता का चुनाव था, लेकिन वो जो है अप्रत्यक्ष माध्यम से हुआ, जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इनके निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है। तो नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक है दिल्ली और दूसरा है पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के तीनों के, ये चारों के जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इस बात को ध्यान देना होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि लोकसभा में सीटों की संख्या लगभग 545 है, लेकिन उसमें निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो 533 ही होते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा।
लेकिन इसमें जो भाग लेते हैं वो जो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा तथा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। इस बात को ध्यान देना होगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात करेगा, उनकी निर्वाचन पद्धति में, यानी कि उनकी जो चुनाव होती है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा तथा दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इस बात को ध्यान देना होगा, ठीक है। लेकिन और उनका चुनाव क्या होता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस बात को भी ध्यान देना। और हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं। हमारा जो अनुच्छेद 55 है इसको मिटा देते हैं। अनुच्छेद 55 की बात करते हैं। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की कुछ रीतियां बताई गई हैं। अनुच्छेद 55 क्या बताई है, निर्वाचन की रीति। अब इस रीति के बारे में जानते हैं। इनका जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। दोनों बात को ध्यान दीजिएगा, दोनों बात बहुत महत्वपूर्ण है। समान प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है ये राष्ट्रपति का चुनाव। और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है, जिसे हम लोग निर्वाचन की रीति के रूप में जानते हैं, जिसे हम लोग निर्वाचन की रीति के रूप में जानते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद की व्याख्या किया गया। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद की व्याख्या किया गया। और आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का जो पद होता है 5 वर्ष का होता है। लेकिन 5 वर्ष कब से, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। जब वो शपथ ग्रहण करता है, राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण करता है तब से लेकर 5 वर्षों तक जो है वो राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा। और इसकी व्याख्या जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 56 के अंतर्गत किया गया। इस बात को ध्यान देना। उसके बाद हम लोग आते हैं 57 में, जिसमें पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। 57 अनुच्छेद 57 क्या कहता है, पुनर्निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। इसका कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है एक से अधिक बार, यानी 2 बार 3 बार भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। और इसकी व्याख्या जो हमारे संविधान में किया गया, जो अनुच्छेद 57 में। ऐसा यूएसए और ब्रिटेन में नहीं है। यूएसए और ब्रिटेन में जो है मात्र 2 बार ही कोई एक राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति जो जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अभी तक जो है मात्र एक राष्ट्रपति, और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। उसके अलावा अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो इसकी व्याख्या हमारे संविधान के अनुच्छेद 57 के अंतर्गत किया गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 58। और याद रखिएगा, अनुच्छेद 58 की जब हम बात करते हैं तो उसमें राष्ट्रपति की कुछ योग्यताएं बताई गई हैं। इसको नोट करिएगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। और उस योग्यताओं का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया। और वो योग्यताएं क्या क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। योग्यताएं जो होती है, पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। दूसरा ये होना चाहिए कि 35 वर्ष में अगर एक दिन भी कम रहता है तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एलिजिबल नहीं होता है। यानी कि जब तक वो 35 वर्ष की आयु पूरा नहीं कर लेता तब तक वो राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो दूसरा बात हो गया कि 35 वर्ष की आयु पूरा किया जा चुका हो। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, तभी उसकी जो है राष्ट्रपति पद के लिए वो लड़ सकता है, ठीक है। यानी कि उनकी योग्यताओं का उल्लेख जो है अनुच्छेद 58 में किया गया। अब तो हमारे पास मान लो कि लोकसभा बनने के योग्य भी हम हो गए, हमारी उम्र 35 वर्ष भी हो गई और हम तो भारत के नागरिक ही हैं, हम राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो अगर ऐसे राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना हो तो बहुत लोग क्या होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए चले जाएंगे। लेकिन नहीं, इसमें एक बात और जोड़ दिया गया है कि इसमें 50 प्रस्तावक राष्ट्रपति के चुनाव में जो होते हैं, 50 प्रस्तावक, नोट कर लेना है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का होना जरूरी है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ये प्रस्तावक क्या होते हैं, जो सांसद हम लोग के द्वारा चुने जाते हैं, उनके जो है 50 सांसद जो है उनके पक्ष में होने चाहिए। और जो अनुमोदक होते हैं, यानी कि जो विधायक होते हैं, उसमें से 50 विधायक भी उनके मत में होने चाहिए। यानी कि लगभग 100 ऐसे व्यक्ति जो क्या होते हैं, विधानसभा से या फिर लोकसभा से, यानी सांसद और विधायक बन के गए, उनके पक्ष में रहेंगे तो कहीं वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है, तो नोट कर लीजिएगा, उनकी जो जमानत राशि होती है वो होती है 15,000 रुपया होता है। 15,000 रुपया। अगर व्यक्ति जो है अपने अच्छे वोट से जीत जाता है और वो जीत जाता है और भी बहुत अच्छे वोट पा लेता है, तो उसको 15,000 की राशि
को रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है वैध मत का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं करता है और ये भी मत प्राप्त नहीं करता है तो उनकी जमानत राशि क्या होती है, जब्त कर ली जाती है। ठीक है, जितने भी चुनाव होते हैं हमारे देश के अंतर्गत सारे की कुछ जमानत राशियां होती हैं और उन सभी के ऊपर जो यही केस अप्लाई होता है। तो इस बात को ध्यान देंगे। ये सब हमारे देश के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं होती हैं जिनका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो है यहां तक समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 59 की बात करते हैं। अनुच्छेद 59 में जो है राष्ट्रपति की कुछ शर्तें होती हैं, राष्ट्रपति की कुछ शर्तें होती हैं और इन सारे शर्तों के बारे में, इसका जो है पॉइंट बहुत लंबा होगा और इन सारे शक्तियां जो भी होती है उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इसके जस्ट बाद उस वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे, एक बार जो जरूर देखेंगे और सारे शर्तों को देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो होता है अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो नोट कर लेना है, हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है शपथ ग्रहण करते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जब मुख्य न्यायाधीश अब्सेंट रहते हैं तो उस समय में जो है जो भी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उस वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष क्या करना होता है, इनको शपथ ग्रहण करना होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को 60 तक अनुच्छेद सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 61 की। अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। महाभियोग बोले तो राष्ट्रपति के ऊपर संकट छा जाना और इसका जो उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया। लेकिन ये महाभियोग लगाया कहां जाता है, तो नोट कर लेंगे कि संसद के दोनों जो सदन होते हैं, जो संसद के दो सदन होते हैं, एक का नाम है लोकसभा और दूसरी का नाम है राज्यसभा। तो ये जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है किसी भी सदन में पहले उठाया जा सकता है, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। अगर लोकसभा में इसको उठाया गया है तो इसको बहुमत डालकर राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा अगर इससे एग्री होता है तो उस राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन एक चीज और नोट करिएगा कि महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को उनको सूचना दे दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति अपने कार्यों को अच्छे से निर्वाह कर लेते हैं तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लग पाएगी, या फिर राष्ट्रपति को अपने स्वेच्छा अनुसार त्यागपत्र देना पड़ जाता है। और राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके तहत हमारे संविधान की जो भी राष्ट्रपति के बारे में उल्लेखित किया गया था अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक, उन सभी अनुच्छेद को हमने आपके समक्ष रख दिया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को ये अनुच्छेद याद हो गए। अब हम जो है वादा किए थे कि एक ट्रिक बताएंगे और उस ट्रिक के माध्यम से अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक आप लोग मुंह जवानी याद कर लेंगे। तो आप लोग जो है उस ट्रिक को देखते हैं और बने रहेंगे लास्ट तक। लास्ट में मैं उस ट्रिक को बता रहा हूं। तो मैंने बोला था कि लास्ट में आप लोग को जरूर एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके तहत जो है सारे अनुच्छेद यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक एक बार में याद हो जाएंगे। तो उस ट्रिक को देखते हैं हम लोग। पक्का चुन्नी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। एक बार फिर से सुनिएगा, पक्का चुन्नी का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। अब इसके तहत हम लोग बात करते हैं ये 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61 ये सभी क्या है, अनुच्छेद है। पौ से उनके पद की व्याख्या किया गया है जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में है। कहां से जो है कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो ये राष्ट्रपति में निहित होता है। अनुच्छेद 53 के तहत होता है। सभी लोग इसको हमने बताया है और आप लोग इसको ध्यान देंगे। चुनाव यानी कि निर्वाचन, राष्ट्रपति के चुनाव जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 54 के तहत होता है। निर्वाचन की रीति के बारे में हमने बताया है। निर्वाचन की रीति का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है। उसके बाद कहां से होता है, उनका जो पद होता है यानी कि उनका जो कार्यकाल, पद यानी कि कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है जी, तो ये 5 वर्ष का होता है जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 56 में किया गया। पुनः निर्वाचन, अगर कोई एक व्यक्ति है चाहे जितनी बार हो सके वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 57 के अंतर्गत किया गया। यानी कि पुनः निर्वाचन की बात
बात जो है किस अनुच्छेद में किया गया, तो 57 में किया गया। आप लोग को अभी हमने बताया है, ठीक है। योग्यताएं, राष्ट्रपति की कुछ योग्यताएं होती हैं और उन सारी योग्यताओं को हमने बताया है, और इस योग्यता का उल्लेख जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद किसमें है, तो 58 में। राष्ट्रपति की कुछ शर्तें होती हैं जो अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तहत, अनुच्छेद 59 के तहत। उसके बाद राष्ट्रपति पर एक संकट आता है जिसे मुसीबत आना कहते हैं, यानी अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे ट्रिक और सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्त मित्रों के पास वीडियो को शेयर करेंगे। जितने लोग भी इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।